हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बेसिकली कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स एंड चैप्टर हो गया है खत्म। सो आज हम बेसिकली चैप्टर को करने वाले हैं समराइज इन द 60 मिनट कोर्स। सो आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स इन 60 मिनट्स। फाइन। जैसे कि हर बार मैं रिवीजन क्लास के अंदर बोलता होता हूं कि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो यार आपको डेफिनेटली पूरे का पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहिए एंड चैप्टर को थॉरोली समझना चाहिए। फाइन। बट अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। क्लियर? तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बात करी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? चैप्टर का नाम है काइनेटिक्स, यानी कि ये चैप्टर स्पीड के साथ रिलेटेड था। ठीक है ना? जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, यानी कि रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये बात हम थर्मोडायनामिक्स में क्लियर कर लेते हैं, पर कितनी तेजी से होगा ये हम बात केमिकल काइनेटिक्स के अंदर करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरीके का था। द वेरी फर्स्ट इज एवरेज रेट एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट। फाइन। जो एवरेज रेट था ये बेसिकली हमने पढ़ा एक बल्क टाइम के लिए। फाइन। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि पूरे मैच का जो रन रेट है वो बेसिकली एवरेज रेट है एंड एक पर्टिकुलर बॉल के हिसाब से आपने जो उस मूवमेंट पे आपको रेट पता चल रहा है वो बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। क्लियर? अगर आपको याद हो इसमें हमने ये ग्राफ बना के भी पढ़ा था, लाइक दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। So if this is decreasing by this particular sort, तो अल्टीमेटली किसी भी पॉइंट पे अगर हम ये जो स्लोप बना रहे हैं, फाइन, ये जो बेसिकली स्लोप बन रही है ये मेरी माइनस dc बाय dt, बहुत ही स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए जो मैंने चेंज निकाला है ये मेरा क्या था, इंस्टेंट रेट था। फाइन। एंड एवरेज रेट बेसिकली मैं क्या बोलता हूं, पूरे का पूरा बल्क चेंज, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी पूरे के पूरे टाइम के लिए। फाइन। कोई भी दिक्कत? अब इसमें दो तरीके की चीजें थी। अगर तो ये रिएक्टेंट के लिए है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर ये प्रोडक्ट के लिए है तो माइनस नहीं आएगा तो प्लस आएगा। फाइन। तो रेट को हमने बेसिकली दो तरीकों से पढ़ा कि माइनस डी आर बाय डी टी प्लस dp by dt। फाइन। बिकॉज रिएक्टेंट हमेशा घटने वाली चीज है एंड प्रोडक्ट हमेशा बढ़ने वाली चीज है। अगर फाइनल में से इनिशियल रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो वो माइनस में आएगा, तो एक और माइनस के कारण वो अल्टीमेटली प्लस बन जाएगा, बिकॉज रेट हमेशा प्लस में रहने वाली एंटिटी है। क्लियर? इसके बाद हमने बेसिकली देखा कि रेट के हमारे पास यूनिट्स क्या है। तो रेट के यूनिट शुड बी मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स, या फिर टाइम के लिए आप सेकेंड की बजाय मिनट इनवर्स वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन। इस चैप्टर में इसके बाद हमने एक एग्जांपल से रेट को डिफाइन किया। लाइक अगर हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखना है तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन हमारा जो रेट है वो इस तरीके से लिखा जाता है, लाइक माइनस dN2 बाय dt। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हमारा जो रेट है वो माइनस dH2 बाय dt लिखा जाता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया ये हमारा रेट प्लस में d ऑफ NH3 बाय dt लिखा जाता है। हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि ये तीनों के तीनों रेट एक जैसे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर यहां से 1 मोल खर्च हो रहा है तो यहाँ पे 3 मोल खर्च हो रहे हैं। क्लियर? तो टू मेक देम इक्वल बेसिकली हमने क्या किया था कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये इनके आगे आ जाएंगे। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, -1/1 dN2 बाय dt -1/3। देखो जो स्टोइकियोमेट्री है वो अपॉन में आ रहा था dH2 बाय dt एंड प्लस
1/2 DNH3/dt। सो बेसिकली ये हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है। इससे ये तीनों वैल्यूज आएंगी, वो क्या आएंगी, सेम, कोई भी दिक्कत। सो स्टार्ट करा था हमने बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन से, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एंड देन हम सेकेंड लेक्चर में मूव कर गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, इफ एनीबॉडी इज फेसिंग दिक्कत, यार पिछले लेक्चर्स में जाइए, पूरा इस टॉपिक को मैंने 50-50 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पूरा ढंग से पढ़िए। फाइन, हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे, चलिए। सो नेक्स्ट इज बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? आपको याद होगा बेसिकली 9 डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें 4 पहले कॉमन टू ऑल थे, एंड देन 5 कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेशलाइज्ड, या कह सकता हूं स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए पॉइंट्स थे। फाइन, जिसमें पहला था कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जब चीज है ही ज्यादा तो डेफिनेटली वो प्रोसेस भी ज्यादा तेजी से होगी। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था जितना ज्यादा आपके पास लंगर है उतना जल्दी आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अब आपके पास पूरियां ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से करोगे, सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। क्लियर? दूसरी बात जो बेसिकली हमने इसके अंदर पढ़ी थी वो थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये बेसिकली अगर हम इसको शॉर्टकट में बनाएं, जिस लाइक कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ज्यादा आ गया था। फाइन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो वैसे तो हमने बाद में आर्गेनियस इक्वेशन में जाके ये प्रूव किया था, पर जनरली हमने ये बात तो देख ही ली थी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ेगा। फाइन, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है? बिकॉज वो जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी जरूरत कम हो जाती है। क्लियर? अब तो हमें टॉपिक क्लियर है, तो हम ये बात कर सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ता है। फाइन, अगर हम थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट्स की भी बात करें तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, लाइक फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, फाइन, रेट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फाइन, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज रेट डबल हो जाता है। हालांकि ये चीज हमने बाद में आर्गेनियस इक्वेशन में करी थी, पर स्टिल समझ सकते हैं ये बात। तीसरी बात जो हमें बेसिकली यहाँ पे देखने वाली थी वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर में देखो हमने काफी सब पॉइंट बनाए थे, अगर आपको याद हो। एक तो था साइज, सेकंड था फिजिकल स्टेट, यानी कि साइज की अगर बात करूं तो यार जितना छोटा साइज होगा उतना जल्दी रिएक्ट करेगा। आपको याद हो मैंने चीनी की एग्जांपल दी थी, जितने ज्यादा छोटे पीसेस होंगे ना उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। रीजन नहीं, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। फाइन, रीजन क्या है, सरफेस एरिया। यहाँ पे तो सरफेस एरिया बहुत कॉमन फैक्टर है। सेकेंड इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने क्या किया था कि लाइक गैसेस रिएक्ट फास्टर देन लिक्विड्स देन सॉलिड्स, बिकॉज gases can diffuse faster than liquids can diffuse faster than solids। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है यार कि गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा कोलिजन, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। भाई तीसरी बात जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी केमिकल नेचर, यानी कि हमने पढ़ा थे बॉन्ड्स। अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा, अगर आसानी से नहीं टूटेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन तेज नहीं होगा। यानी कि जिसमें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह समझा जा सकता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना उसे तोड़ना क्या है, मुश्किल। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फाइन, कोई दिक्कत। एंड देन पॉइंट नंबर 4, and definitely it increases the rate of reaction। कैटलिस्ट बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक लो एनर्जी पाथ दे देता है, जिससे बेसिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत? तो ये तो थे बेसिकली 4 कॉमन पॉइंट्स। एंड अगर हम बात करें इसके अलावा भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, यानी कि इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ सनलाइट,
इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, एंड वी हैव द लास्ट इज इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बेसिकली हमने 5 ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे जो स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक मतलब पीएच, यानी कि जिसमें एसिडिक या बेसिक मीडियम टाइप ऑफ रिएक्शंस है उसमें इसके कारण रेट को फर्क पड़ेगा। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये बेसिकली दैट इन्वॉल्व्स आयंस या पोलर स्पीशीज, प्रेशर दैट इन्वॉल्व्स गैसेस, ठीक है, एंड डाइइलेक्ट्रिक दैट इज बेसिकली पोलर, फाइन, क्योंकि जिनके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है वहां डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारी रेट को काफी इफेक्ट डाल सकता है, फाइन। तो ये बेसिकली हमारे पास 9 ऐसे फैक्टर्स थे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो गया था, इफेक्ट, जिसमें ये बेसिकली 4 ज्यादा याद रखने वाले हैं, फाइन, जिसमें कैटलिस्ट भी आगे काफी ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से हमने पढ़ा है, टेम्परेचर भी आगे काफी एक्सप्लेन्ड तरीके से पढ़ा गया है, कोई दिक्कत। इसके बाद हमारे पास बेसिकली था रेट एक्सप्रेशन, फाइन, जिसको बेसिकली रेट लॉ बोला जाता है, फाइन। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में मान लीजिए जैसे A प्लस बी बिकमिंग C प्लस डी है, तो मेरा रेट के A की पावर 1 B की पावर 2, तो ये जो इक्वेशन है इसको बेसिकली हमने क्या बोला है, रेट लॉ। यार अगर आपको इस चैप्टर में रेट लॉ नहीं पता फिर तो यार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस चैप्टर का ये सबसे कॉमन फंडा है, फाइन। सो रेट लॉ बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे हम रेट की डिपेंडेंसी दिखाते हैं। सो के हमारे पास बेसिकली निकल के आता है रेट कांस्टेंट, एंड इन पावर्स को अगर हम सम कर दें तो 1 + 2 दैट इज 3, ये बेसिकली है ऑर्डर। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स दैट एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर क्या है, यानी कि हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन की कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज को बोला जाता है ऑर्डर। ये दो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजें हैं, दैट इज रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइन। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हमने बेसिकली 5 एग्जांपल्स लिख के ये देखा था कि जरूरी नहीं है जो यहां स्टोइकियोमेट्री लिखा हो वही यहां पे आए, फाइन। रेट लॉ एक टोटली एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली इस रिएक्शन से देख के नहीं बनाई जा सकती। अगर हम देखें यहां पे तो 1 है, यहां पे भी 1 है, फाइन, या फिर ऐसा हो सकता था कि सपोज यहां पे तो 2 है और यहां पे भी 2 है, पर आंसर में तो a की पावर 1 और b की पावर 2 बन रहा है। a के ऊपर डिपेंडेंसी सिर्फ एक है, b के ऊपर डिपेंडेंसी 2 है, जबकि रिएक्शन में तो a के भी 2 लिखा हुआ है, b के भी 2। पर बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो आगे स्टोइकियोमेट्री लिखा हुआ है हमारा रेट एक्सप्रेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दिस इज टोटली अ एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ थिंग। एंड जो यहाँ पे रेट लॉ है इसकी जो पावर है उसको हमने क्या बोला था, ऑर्डर। इसको प्रूव करने के लिए मैंने 5 एग्जांपल दिए थे, हर एक में ऑर्डर जो था वो बदल रहा था, यानी कि बदल रहा मतलब मैंने 5-6 एग्जांपल कुछ इस तरीके से दिए थे कि जो एक्चुअली मेरे रिएक्शन में दिख रहा है वो ऑर्डर ना आना, फाइन। ऑर्डर बेसिकली फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है यानी कि इंटीजर तो हो ही सकता है, पर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है यानी कि इसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए नेगेटिव हो सकता है पर ओवरऑल रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका एक बड़ा जबरदस्त न्यूमेरिकल भी दिया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, वो dc/dt = c1/1 करके एक इक्वेशन बना के उसमें से c इज वेरी वेरी हाई, c इज वेरी वेरी लो करके हमने बेसिकली ऑर्डर डिपेंडेंसी निकाला था, क्लियर। सो ये बहुत ही सिंपल टास्क था इसके अंदर। देन मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, यानी कि हर ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था। लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर। सो नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉस। बेसिकली जो सबसे पहले हमने किया वो था जीरो ऑर्डर के लिए, फाइन। जीरो ऑर्डर में बड़ी सिंपल सी बात है, लाइक -dA/dt जो हमारा है वो k
a की पावर 0 के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी इसने हमने जीरो ऑर्डर बोला। फाइन, तो बड़ी सिंपल सी बात थी। उसके बाद हमने dA बाय k dt इसको इंटीग्रेट किया एंड देन हमने फाइनल एक्सप्रेशन तैयार कर लिया। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार होकर आया था, दैट इज a नॉट माइनस at अपॉन t इज इक्वल टू k। फाइन, वी नीड टू रिमेंबर द फाइनल एक्सप्रेशंस ओनली। फाइन, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशंस याद करने हैं। क्लियर? एंड देन इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी वो थी हाफ लाइफ। ठीक है ना? हाफ लाइफ बेसिकली क्या है? वो टाइम इंटरवल जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ। वो टाइम इंटरवल जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ। टी हाफ से बेसिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस टाइम पे हमारा जो ए टी होता है दैट इज ए नॉट बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर हम देखें तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। उसके अलावा इसको लेके बेसिकली ग्राफ बनाए जा सकते हैं। हमने काफी ग्राफ बनाए थे, लाइक दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से गिरता हुआ ग्राफ है। क्लियर? वो तो हम सारे के सारे ग्राफ्स, इक्वेशन एंड टी हाफ, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना? इसके अलावा यूनिट्स ऑफ के निकाले जा सकते हैं, के का यूनिट्स निकाला जा सकता है। यहां से बड़ी सिंपल तरीके से निकल रहा है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो ये जो यूनिट्स आ जाएंगे ये बेसिकली के यूनिट्स होंगे। कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम ऑर्डर्स में देखें तो पहला ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ए बिकमिंग प्रोडक्ट्स में हम मान के चल रहे हैं कि माइनस डीए बाई डी टी इज एक्चुअली के ए की पावर 1। फाइन, और जब हमने इसको बेसिकली इंटीग्रेट करके इक्वेशन बनाया दैट इज डीए बाई डी टी, सॉरी दिस इज ए इज इक्वल टू के डी टी करके जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। इसको हमने और भी बहुत सारे मेथड्स में रिप्रेजेंट किया, लाइक ए नॉट e raised to power minus kt। फाइन, दिस इज नोन एज विल्हेम रिप्रेजेंटेशन। फाइन, हालांकि यही फॉर्मूला जो था हमने ज्यादा यूज किया। क्लियर? इसको बनाने के और भी तरीके थे, लाइक 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x। फाइन, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स लाइक शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन इज a, बाद में कुछ टाइम के बाद x रिएक्ट कर गया तो अल्टीमेटली a माइनस x बच गया। फाइन, अगर हम यहाँ पे देखें शुरू में a था, बाद में a माइनस x आ गया, तो यहां से हमने लगाया कि शुरू में ये a था, बाद में a माइनस x, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर हम देखें इसका टी हाफ भी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। टी हाफ के टाइम पे हमने बेसिकली ए टी को क्या करा, ए नॉट बाई 2 पुट कर दिया। यही चीज करनी है हाफ लाइफ के टाइम पे, ए टी हमारा ए नॉट बाई 2 आ जाता है, जिसके कारण टी हाफ का फॉर्मूला हमारे पास 0693 अपॉन के निकल के आ जाता है। सो अल्टीमेटली ये हमारे पास हाफ लाइफ आ जाता है। फाइन, एक बात चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके हाफ लाइफ में कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ के दिया होगा तो वहां से हम डायरेक्टली टी हाफ निकाल सकते हैं। ठीक है ना? एंड यूनिट्स ऑफ के यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूनिट्स ऑफ के बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहीं से देखें तो के यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स जैसी चीजें ही यूनिट्स ऑफ के निकल के आ जाती हैं। क्लियर? देन मूव टू द सेकंड ऑर्डर। फाइन, इसका ग्राफ बना सकते हो आप, बिल्कुल इस इक्वेशन से बेसिकली ग्राफ बनाया जा सकता है। ग्राफ में बड़ी सिंपल सी बात होती है, जो भी आपको टर्म्स दिए गए हैं उसको y mx + c के हिसाब से अरेंज करके देखिए कौन कौन से टर्म्स को y एक्सिस और x एक्सिस पे रखा जा सकता है। अगर आपको ऑलरेडी y एक्सिस और x एक्सिस पे रखी हुई चीजें दी हुई हैं तो उसको फिर उस हिसाब से देखिए ये कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट, मूव टू द सेकंड ऑर्डर एंड द सूडो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें हमारे पास दो चीजें थी, तो एक तो ए बिकमिंग प्रोडक्ट्स था। हमने बोला जो हमारा रेट है दैट इज डीए बाई डी टी, ये के ए की पावर 2 के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? और एक हमारे पास और केस था जिसमें हमने बोला ए प्लस बी बिकमिंग प्रोडक्ट है।
एंड जो हमारा रेट है बेसिकली ये के a की पावर 1 के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है एंड b की पावर 1 के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए दोनों केसेस में ऑर्डर 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 था, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 था। तो बेसिकली दोनों को जब हमने अलग अलग इंटीग्रेट किया, दिस इज dA by dt, ये इस चीज को मैं यहाँ ले आता हूँ, बेसिकली दिस इज a स्क्वायर एंड इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन के आ गया 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू kt। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया फाइन। पर हमने अगर यहाँ पे देखा, इसे इंटीग्रेट किया, पूरे के पूरे को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली इसको a माइनस एक्स, इसको b माइनस एक्स की फॉर्म में, यहाँ dx by dt की फॉर्म में भर के इंटीग्रेट किया था। पूरे का पूरा मैथमेटिकल इंटीग्रेशन मैंने 30 मिनट के लेक्चर में किया हुआ है ये सारे का सारा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही थी वो बेसिकली बनी थी k इज इक्वल टू 2.303 t b माइनस a log a b माइनस x एंड b a माइनस x। ये हमारे पास बन के आ गई थी अगर हमने पूरे के पूरे इसको इंटीग्रेट किया था तो फाइन। तो ये बेसिकली दो अलग अलग इक्वेशन है फॉर सेकंड ऑर्डर। हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल अप्रोच है फाइन, और ये काफी ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है। देन फिर हमने बेसिकली निकाला हाफ लाइफ, ठीक है ना। और अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होता है जब at a नॉट बाय 2 हो जाता है। तो जब यहाँ पे पुट किया ये बेसिकली क्या बन गया था t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k a नॉट, क्लियर। एंड यहां से बेसिकली हमने क्या किया फिर एक और चीज करी, दैट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। सूडो ऑर्डर का मतलब क्या है, जब हमारी डिपेंडेंसी दो चीजों में या एक चीज हमारे पास बहुत ज्यादा क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए फाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक लंगर लगा रखा है लंगर के नाम पे सबका मन खुश हो जाता है। जैसे कि आपने लंगर लगा रखा है तो बेसिकली यार ए और बी दो चीजें हैं, यानी कि पूरी और सब्जी दो चीजें हैं, और सब्जी आपके पास इतनी ज्यादा है कि एक्चुअली में आपका लंगर सब्जी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, लंगर कब तक चलेगा, जब तक कि पूरियां चलेंगी। यानी कि द होल डिपेंडेंसी इज ऑन व्हाट, सारी की सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ पूरियों के ऊपर। यानी कि अगर ए और बी में बी बहुत ज्यादा एक्सेस है तो अल्टीमेटली सारी की सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली बी को एक्सेस पुट कर रहे हैं फाइन, तो बी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ए निगलेक्ट हो जाएगा, बी बहुत ज्यादा है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा फाइन। तो ये हमारे पास बन के आ गया था 2.303 TB log AB अपॉन B इंटू ए माइनस एक्स। अगर मैं ये B को निकाल के इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास नया K बन के आ गया था, यानी K डैश 2.303 log, यहां B के साथ B कट गया, A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये वैसे तो रिएक्शन टू ऑर्डर थी, पर बन कौन सी की, देखो ये किसके साथ मैच कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सूडो मतलब जाली किस्म का, फॉल्स किस्म का फर्स्ट ऑर्डर था। तो सेकंड ऑर्डर देखो सब्जी और पूरी दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी है, पर आ किसके ऊपर गई, ए के ऊपर। और ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है अगर हमारे पास एक चीज क्या है, एक्सेस। एंड इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज नॉट k, दिस इज k डैश, and k dash is what, is your actual k into the component which is in excess। ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो k dash है वो किसके इक्वल है, वो जो आपका सच में k है into the component which is in excess। कोई भी दिक्कत, क्लियर। चलिए तो ये बेसिकली हो गया सेकंड ऑर्डर एंड सूडो ऑर्डर। ग्राफ्स इनके बना सकते हो आप, ठीक है ना, सारे के सारे ग्राफ बनाए हुए हैं हमने, पूरी की पूरी इसकी समरी निकाली हुई है एंड सबका nth ऑर्डर के लिए भी वैल्यू लिखा हुआ है, क्लियर। ऑर्डर जिसमें हमने बेसिकली 5 पर्टिकुलर मेथड्स पढ़े थे। द वेरी फर्स्ट इज इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ऐसा टेबुलर सा अरेंजमेंट हो जिसमें इनिशियल रेट्स दिए गए हों, तो हमें बेसिकली ऑर्डर निकालना तो बड़ा सिंपल सा पड़ता है। पहले ये कांस्टेंट है तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी चेक कर लो, ये कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, एंड ये कितना हो रहा है,
मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 3 यहाँ पे 9, यानी कि पावर 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि NO की पावर 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हमने क्या किया था कि ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, एंड फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2.16 बिकम्स 4.32। अगर यहाँ पे देखें ये तो 9 गुना था, ये 2 गुना हो रहा है, 2 गुना यहाँ पे भी 2 गुना, यानी कि पावर 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या निकल के आ गया था 2 + 1 = 3। क्लियर? तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फॉर्म तरीका था। हम क्या करते हैं बेसिकली कंसंट्रेशन का, पहले एक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के दूसरे का चेंज देख लेते हैं। ये 3 गुना ये 9 गुना, यानी कि पावर 2 के ऊपर डिपेंडेंट आ गया। फिर इसको कांस्टेंट रख लिया है, ये 2 गुना ये भी 2 गुना, इसका मतलब पावर 1 के ऊपर डिपेंडेंट आ गया। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या लगाया था इनिशियल रेट मेथड। कोई दिक्कत? सेकेंड मेथड था इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है ना? तो ये बेसिकली सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली पता हमने क्या किया था कि हम हर एक जो डाटा था उसको k के अंदर पुट करके देख रहे थे। फाइन, पहले 0 के लिए पुट करके देखेंगे, k1 k2 फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। अगर तो ये सेम आ गया तो कूल है, नहीं तो फिर कूल नहीं है। फिर हम किसके लिए पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के k में पुट करेंगे, k1 k2। जब ये सारे के सारे k सेम आ जाएंगे वो ऑर्डर ही हमारा आंसर है। अदरवाइज अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा नहीं आता तो हमने किसके लिए पुट किया 0 के लिए। क्लियर? थर्ड मेथड था हमारे पास ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या था कि जितना भी आपको डाटा दिया गया उसे ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए एंड देन चेक, क्योंकि हर एक ऑर्डर का ग्राफ अपना अलग अलग होता है। फाइन, जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसे प्लॉट करिए ग्राफ के अंदर एंड देन कंपेयर विद द ऑर्डर, कि भाई ये 0 ऑर्डर के साथ हो रहा है या फर्स्ट ऑर्डर के साथ, उसको करना था कंपेयर। ठीक है ना? ये जो मेथड नंबर 2 एंड 3 है ये काफी ज्यादा लेंथी मेथड्स है। ठीक है ना? और ये तब है जब हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर तरीके से कंसंट्रेशन दी जाती है। जब इस तरीके से अलग अलग रेट के हिसाब से दी हुई है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हर एक जो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर का मेथड है इसका जो गिवन डाटा है वो बड़ा अलग किस्म का है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा डिटर्मिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है ना? फोर्थ जो हमारे पास था वो था हाफ लाइफ पीरियड वाला मेथड। फाइन, ये काफी बढ़िया मेथड था जो हमने बिना मतलब कह सकता हूं बुक से अलावा हमने एक डिराइव किया था। वो हमने क्या देखा था कि बेसिकली टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 के ऊपर एक्चुअली में डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना? जो टी हाफ होता है वो किसी भी ऑर्डर के लिए C0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन टू पावर n-1 के ऊपर क्या कर रहा होता है डिपेंड। तो वहां से हमने बेसिकली क्या फॉर्मूला बना लिया था टी हाफ फॉर द फर्स्ट, टी हाफ फॉर द सेकंड केस, यानी कि अगर हमें उसे उस पर्टिकुलर रिएक्शन में दो अलग अलग केसेस के टी हाफ दिया होना चाहिए, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल इन द सेकंड केस एंड कंसंट्रेशन इनिशियल इन द फर्स्ट केस दिया हुआ होगा, तो इस सब की पावर n-1 को इक्वेट करके हम बेसिकली क्या निकाल लेंगे ऑर्डर निकाल लेंगे। फाइन, कोई भी दिक्कत? यहाँ पे मैं इसको हटा सकता हूँ ब्रैकेट्स को, तो ये मेरे पास सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेकेंड केस के लिए एंड यहाँ पे ये टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन दिस इज फॉर द फर्स्ट केस। यहाँ से बेसिकली ये बना हुआ है दो अलग अलग केसेस के लिए, तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। कोई भी दिक्कत? ये बेसिकली जो 1 और 2 है ये पावर्स नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। कोई भी दिक्कत? फाइन। एंड पांचवा जो मेथड हमने किया था, पांचवा जो मेथड किया था वो था रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो k के जो यूनिट्स हैं वो हमें आंसर बता देते हैं। फाइन, इसका मतलब अगर यार k के यूनिट्स मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, अगर ये वाले यूनिट्स हैं तो ये बेसिकली जीरो ऑर्डर है। अगर k के यूनिट्स सिर्फ सेकेंड इनवर्स है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। कुछ इस तरीके से बेसिकली k के यूनिट्स
अगर हमें बेसिकली क्वेश्चन के अंदर के दिया हुआ है ना और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछे, इतना मसला मारने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास के का यूनिट जो है ना वो ऑर्डर डिपिक्ट करा देता है। तो हर ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता है, अलग। फाइन, तो बेसिकली ये 5 अलग अलग मेथड से हमने कर लिया था रेट डिटरमिन। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम बढ़ते हैं आगे बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ द रिएक्शन पे। फाइन, एक रिएक्शन मॉनिटर कैसे करता है, क्लियर, या उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था। तो बेसिकली मैं सारे के सारे फॉर्मूला समराइज कर देता हूं और आप बेसिकली अलग अलग न्यूमेरिकल्स पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फाइन, सो बेसिकली यार बहुत सारे टेक्निक हैं मेथड्स टू डिटरमिन कि भाई मॉनिटर करने के लिए कि रिएक्शन अब कौन से लेवल पे पहुंच गई है, कितनी कंसंट्रेशन पे पहुंच गई है। अल्टीमेटली यार वैसे अगर हम देखें इसको बेसिकली हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही दिया हुआ होता है। तो जो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर, वैसे तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाई कर लेना चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक लगा लेनी चाहिए कि भाई कहाँ ये बड़ा है एंड नीचे छोटा वैल्यू, ठीक है ना। मैंने आपको ये टेक्निक एक सिखाया हुआ है, उसके बिहाफ पे यार बहुत सारे नए फॉर्मूला इससे बनाए जाते हैं, लाइक k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग v नॉट अपॉन vt। फाइन, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया जाता है जब हमारे पास बेसिकली a बिकमिंग प्रोडक्ट में यहां पे सब कुछ वॉल्यूम की टर्म में दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो शुरू में कितना वॉल्यूम था, बाद में कितना रह गया। फाइन, तो ये बेसिकली चलता है 0 से t टाइम के लिए, तब हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। फाइन, बेसिकली ये तब होता है जब a बिकमिंग प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वॉल्यूम में बन रहा होता है। तो हम बोलते हैं इंफिनिटी टाइम पे कितना वॉल्यूम बन गया, वो एक्चुअली में यही होगा ना जो ए रिएक्टेंट बिल्कुल शुरू में था, क्योंकि सारा ए रिएक्ट कर जाएगा तो इंफिनिटी टाइम में वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये शुरू में जितना है ये लास्ट में उतना होगा, ये शुरू में जितना है ये लास्ट में उतना कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए आ गया अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। फाइन, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एक हमने किया था, ये तो किसकी टर्म में है, प्रेशर की टर्म में, और वॉल्यूम की टर्म में। मैं आपको प्रेशर की टर्म में करके दिखाता हूं। फाइन, प्रेशर की टर्म में अगर आपको याद हो हमने किया भी था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ए बिकमिंग बी और सी। यार इनका कोई एंड नहीं है फॉर्मूलों का, देखो इनके फॉर्मूलास को कोई एंड नहीं है, मॉनिटर रिएक्शन को करने का कोई भी एंड नहीं है। क्यों, क्योंकि हर बार कंडीशन बदली हुई हो सकती है। आपको याद होगा हमने ये किया था पी ये 0 है, ये 0 है, पी में से x चला गया तो ये बेसिकली x बन गया, ये x बन गया। तो हमारे पास जो pt था वो बेसिकली pi माइनस एक्स प्लस एक्स, तो pt माइनस pi हमारे पास x बन गया था। याद है ये वाला हमने टेक्निक किया था जहां पे फिर हमने भरा कि k 2.303 अपॉन t लॉग शुरू का प्रेशर pi एंड देन pi माइनस x, एंड जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2.303 अपॉन t लॉग x की वैल्यू यहां से पुट करी तो ये हमारे पास क्या आ गया था pi 2 pi माइनस pt। तो यार इसका कोई एंड नहीं है, क्यों, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मैं इसे 2b ले लेता तो, मान लीजिए यहां पे मैं c को 3c ले लेता
तो ये x कन्वर्ट हो गए 2x बन जाता है, ये 3x बन जाता है, तो बड़ी गड़बड़ है, तो हर बार नया बनाना पड़ता है। फाइन, तो रिएक्शन मॉनिटर करने के जो फॉर्मूले हैं हर बार क्रिएट करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। फाइन, और एक चीज जो बड़ी कॉमन है वो आपको याद रखनी है, इट्स लाइक a अपॉन a माइनस x, कोई भी दिक्कत। सेम ऐसा ही हम बेसिकली एक तो वॉल्यूम की टर्म में करते हैं, और एक किसकी टर्म में किया था, प्रेशर की टर्म में, और एक किसकी टर्म में किया था, ऑप्टिकल रोटेशन की टर्म में। फाइन, अगर आपको इतने सारे फॉर्मूलास नहीं याद रखने तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, और ये ध्यान रखिए कि जो वैल्यू ज्यादा है वो बेसिकली यहाँ आएगी, कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। अगर न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली पुट करना है, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर टेक्निक से सॉल्व हो ही जाते हैं। क्लियर, तो देन मूव करते हैं आर्हीनियस कोलिजन थ्योरी के ऊपर। लेट्स हैव इट, ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, एंड काइनेटिक्स का जो कोलिजन थ्योरी है यही बेसिकली चैप्टर की बुनियाद है। लेट्स हैव इट। So next topic is Arrhenius theory of reaction rate, जिसको बेसिकली कोलिजन थ्योरी भी बोला जाता है। फाइन, मैक्स टॉर्ट्स एंड विलियम लुइस द्वारा डेवलप की गई इस थ्योरी के अंदर बेसिकली ये बात बताएगी कि आर्हीनियस ने ये प्रपोज किया था कि एक केमिकल रिएक्शन अगर होगा, एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंड जब भी ये कोलिजन होगा, कोलिजन के आगे दो तरीके के बैरियर्स होंगे, वन इज एनर्जी बैरियर, सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन बैरियर। फाइन, बड़ा सिंपल सा फंडा है। एनर्जी बैरियर कहता है कि एक हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है उनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एंड ओरिएंटेशन बैरियर ये बात कहता है कि बेसिकली ये सिर्फ एनर्जी का मुद्दा नहीं है कि भाई उनके पास इतनी एनर्जी, उनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सपोज ये रिएक्शन ऐसे होना था तो ये ऐसे आएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। सपोज ये रिएक्शन इस तरीके से कोलाइड करने से हो जाना था, तो अगर ये वाला रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा तो ये एक इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, ये स्ट्राइक करेगा वापस चला जाएगा, पर ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये दोनों बैरियर्स को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। वन इज एनर्जी बैरियर, दैट इज उसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, एंड एक प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसमें आपको मैंने बताया था बेसिकली आपके पास उतना जुनून होना चाहिए सो दैट आप जेई निकाल सको, नीट निकाल सको। एंड सेकंड थिंग इज एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है सो दैट ये आपकी एनर्जी पूरी डायरेक्टली सही तरीके से ओरिएंट हो सके। फाइन, कोई दिक्कत। तो इसके बिहाफ पे बेसिकली हमने देखा था कि ये बेसिकली रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट को मिनिमम ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। अगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती तो हम बाहर से इसको ये एनर्जी दे देते हैं, जिस एनर्जी का हमने नाम रखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी। फाइन, फिर हमने पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती वो होते हैं पैसिव, पर इनको बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करके एक्टिव बनाया जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव? एक्टिव वो मॉलिक्यूल है जिनके पास उतनी इनफ एनर्जी है सच दैट वो बेसिकली प्रोडक्ट कन्वर्जन लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत। एंड एक बात बहुत अच्छी हमने ये भी पढ़ी थी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इस ग्राफ का एंडोथर्मिक रिलेशन है या एक्सोथर्मिक, कौन सा रिलेशन है? डेफिनेटली ये कौन सा ग्राफ है? एंडोथर्मिक ग्राफ है, क्योंकि हमें एनर्जी हमने दी है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास कम है, तो डेफिनेटली ये कौन सा ग्राफ है? एंडोथर्मिक ग्राफ है। क्लियर? सो देन हमने बेसिकली इसको कैसे किया कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट क्या आ रहा है, यहां पे बना लेता हूं मैं, यहां पे जगह है हमारे पास। रेट बेसिकली क्या आ रहा है? z, यानी कि बेसिकली हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर सेकेंड पर यूनिट एरिया के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं इज अवर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस्ड एनर्जी बैरियर, and then fraction of molecules crossed orientation barrier।
अब ये वाली जो इक्वेशन है ये तो पर्टिकुलरली हमने अपने हिसाब से बनाई हुई, यानी कि ये तो थ्योरेटिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। एंड व्हाट वाज द एक्चुअल इक्वेशन इज जो आर्हीनियस के साथ मैच करके बनाई गई थी वो है k e रेज़ टू पावर माइनस ea बाय rt। वो हमारे पास क्या आई थी आर्हीनियस इक्वेशन? आर्हीनियस इक्वेशन क्या आई थी? k a e रेज़ टू पावर माइनस ea बाय rt। फाइन, जहां हमने a को क्या कहा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फाइन, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बेसिकली क्या बताता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्रॉस्ड एनर्जी बैरियर। और देखा जाए तो ये दोनों पार्ट्स को रिलेट किया जा सकता है, क्यों? बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक फ्रैक्शन है, ध्यान रखिए ये दोनों फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, पर ये एक फैक्टर है, दिस इज अ फैक्टर, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये नंबर है, a इज अ नंबर, बेसिकली ये पार्ट फ्रैक्शन है। तो इस नंबर को, इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जब इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट बन गया। तो हम इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं, लाइक k इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT। कोई दिक्कत? देन फिर हमने इस पर्टिकुलर रिलेशन को खोला और इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करे। लेट मी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। यहीं पे ऊपर ही बना देता हूं इसको। अगर हमने देखा तो बेसिकली क्या किया था, log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाय RT, एंड अगर ये log टू द बेस e है, फाइन, अगर ये log टू द बेस 10 रखना है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2.303 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, फाइन। इसको हमने बेसिकली दो अलग अलग टेम्परेचर्स के हिसाब से भी सॉल्व कर लिया था, दैट इज log k2 by k1 फॉर अ सेम रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, फॉर सेम रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स भी हमने इसे सॉल्व कर लिया था। तो ये बेसिकली क्या आ गया था, दैट इज ea by r 2.303 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, into r 1 upon t1 minus 1 upon t2। फाइन, अलग अलग दोनों टेम्परेचर पे वैल्यूज पुट करिए, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स द सेम फॉर अ सेम रिएक्शन, फाइन। सो दिस इज r upon log k2 upon k1। a सेम था तो वो बेसिकली दोनों के लिए कट जाएगा, एंड इन दोनों के ऊपर हमने काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करे थे जो कि सब्जेक्टिवली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में। बेसिकली हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट फास्टन्स द रेट विदाउट इवन पार्टिसिपेटिंग, बिना खुद पार्टिसिपेट किए भी ये रिएक्शन को तेज कर देता है। यहाँ पे हमने एक और भी केस पढ़ा था, दैट इज ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है ना। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्ट खुद एज अ कैटलिस्ट काम करने लग जाए, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता रहता है, तो रिएक्शन बड़ा तेज हो जाता है, फाइन। सो प्रोडक्ट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, वो केस हमने किया था ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है ना। देन हमने बेसिकली पढ़ा था कि सपोज ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई कन्वर्जन है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन है, सो व्हाट कैटलिस्ट एक्चुअली डज इज इट प्रोवाइड्स अ लो एनर्जी पाथवे। जो पहले इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको इसने कम करके इतना कर दिया। अब क्योंकि रिलेशन में साफ साफ ही पता चल रहा है कि ये जो EA है ये EA डैश से ज्यादा है, तो डेफिनेटली, मतलब मैंने आपको याद हो, आपको एग्जांपल बताया था कि अगर पासिंग मार्क्स 33 की बजाय 20 कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा लोग पास होंगे। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वही कम हो गया, एक लो एनर्जी पाथवे से, ये बेसिकली कह सकता हूं विदाउट कैटलिस्ट है पाथ, एंड ये
विद कैटलिस्ट। तो लो एनर्जी पाथवे के कारण कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को तेजी से ले जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। सेकेंड बात, कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम पे आई हुई कंसंट्रेशन उनको कम ज्यादा नहीं कर सकता। ये सिर्फ उसके लिए आने वाला जो टाइम है, जो 20 मिनट में रिएक्शन होना था उसको 15 मिनट में कर देगा। ये नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट पहले 7 बन रहा था अब 8 कर देगा, ऐसा कुछ भी कैटलिस्ट नहीं कर सकता। ये 2-3 बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। क्लियर? तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट में पढ़ी थी, दोनों तीनों बातें। एंड देन मूव करते हैं इस चैप्टर में आगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है ना? तो ऑर्डर बेसिकली एक कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल चीज है, जबकि ये थ्योरेटिकल चीज है। ये तो डिराइव होती है रेट लॉ से, जबकि मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्शन को डायरेक्टली देख के ही हो जाती है। ठीक है ना? फाइन। ऑर्डर 4 या 4 से ज्यादा मिलना रेयर है, एंड मॉलिक्यूलरिटी भी रेयर ही है। फाइन। ये बेसिकली फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड पॉजिटिव इंटीजर तो हो ही सकता है। जबकि ये ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है ना 0 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। फाइन। आपको याद होगा मॉलिक्यूलरिटी इज जस्ट एक रिएक्शन को देख के पता चल जाता है कि यार कितने रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग हैं। क्लियर? कोई भी दिक्कत? हाँ, ये जरूर है कि जब ये 4 या 4 से ज्यादा होते हैं तब हम कौन सा स्टेप देखते हैं? आरडीएस स्टेप ही देखते हैं। क्लियर? सो कोई भी दिक्कत? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज लाइक इट कैन बी एक्सप्लेन्ड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। दोनों के लिए एक्सप्लेन होती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो एक्सप्लेन होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन नहीं होती है। फाइन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को फिर हम सब फंडामेंटली मतलब बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शंस में तोड़ते हैं, एंड हर रिएक्शन का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। हर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 3 एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो तीनों एलिमेंट्री रिएक्शन का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी आएगा। देयर इज नो ओवरऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं होती, जबकि ऑर्डर में ऐसा कुछ होता है। फाइन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, एंड देन हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटली रेट कैसे डिटरमिन करते हैं। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फाइन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कह सकता हूं 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है ना? तो 1 स्टेप रिएक्शन होने के कारण ये बेसिकली कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट आएगी, पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। यहाँ पे नो इंटरमीडिएट। ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली किसी रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ, किसी प्रोडक्ट तक पहुंचना है, और लगा सकता हूं कि ये सपोज यहां तक पहुंच रहा है प्रोडक्ट तक, तो ये बेसिकली बीच में क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट स्टेट आ रहा है। देखो इंटरमीडिएट एक्चुअली में एक एग्जिस्टिंग चीज होती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट बस हो सा रहा है वाली पार्ट होता है। ठीक है ना? यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट 1 आ रहा है, एंड यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट 2 आ रहा है। फाइन। यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट 1 है, एंड यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन में जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तब इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है। ये मोर देन 1 स्टेप होता है। यहां इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड दोनों के लिए ही ऑर्डर एक्सप्लेन किया जा सकता है फ्रॉम द आरडीएस स्टेप। उसके आपको याद होंगे हमने बेसिकली 3 अलग अलग केसेस पढ़े। फाइन।
तो बेसिकली बात करते हैं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस में बेसिकली क्या था कि अगर हमें आरडीएस स्टेप दिया हुआ है एंड आरडीएस स्टेप के रिएक्टेंट में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, फाइन, आरडीएस गिवन है एंड रिएक्टेंट में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये हमारे पास बेसिकली केस नंबर 1 था। अगर हमें इसके अंदर एग्जांपल लूं, 2NO2 प्लस F2 बिकम्स NO2F था, फाइन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसको बेसिकली स्टेप वाइज कैसे किया गया था कि NO2 प्लस F2 becoming NO2F plus F, and this F is now reacting with NO2 plus F becoming NO2F। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज दिस। पर यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। स्लो ही हमारा क्या होता है, आरडीएस स्टेप। स्लो हमारा क्या था, आरडीएस स्टेप। तो आरडीएस स्टेप में कितने रिएक्शन है, एक ये है एक ये है, हमारे पास ऑर्डर बेसिकली क्या बन जाएगा 2, एंड रेट क्या बन जाएगा k NO2 की पावर 1 F2 की पावर, कोई भी दिक्कत, क्लियर। सो बेसिकली केस 1 क्या था, आरडीएस दिया हुआ था, रिएक्टेंट में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, तो हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा आरडीएस होता है, पता है, बिकॉज जो सबसे स्लो चलता है वही हमें बताएगा कि रिले रेस में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, बिल्कुल। सो स्लोएस्ट स्टेप इज आरडीएस स्टेप एंड आरडीएस स्टेप में कितने रिएक्टेंट है वही हमारा ऑर्डर होता है, वही हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। मूव करते हैं केस नंबर 2 एंड 3 के अंदर, जहां से हमने फ्रॉम द आरडीएस एंड चाहे आरडीएस नहीं भी दिया हो तो हमने बेसिकली रेट लॉ निकाला था। लेट्स मूव इट। सो नेक्स्ट सेकंड केस में क्या था, आरडीएस स्टेप दिया हुआ था एंड आरडीएस स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइन। आरडीएस स्टेप दिया हुआ था एंड आरडीएस स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने बेसिकली, आपको याद होगा, एक इक्वेशन के लिए इसे सॉल्व किया था, फाइन। ये इक्वेशन है, अगर मैं इसके स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो स्टेप 1 बेसिकली मेरे पास क्या था कि लाइक O3 इज converting into O2 plus O, and then this O is converting into O3O and becoming O2, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर। एंड ये बताया हुआ था कि ये फास्ट है ये स्लो है, एंड देखने से पता चल रहा है कि स्लो ही आरडीएस होता है एंड आरडीएस में बेसिकली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट। तो अगर हम रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं यहाँ पे तो k O3 की पावर 1 एंड O आ रहा है। नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस O, जो कि हमने बेसिकली कहां से सब्स्टिट्यूट कराया था, यहां से सब्स्टिट्यूट कराया था, बिकॉज यहाँ पे k1 है, ये k2 है, दिस इज k3, तो इसलिए ये k3 लिया जाता है, इसका रेट, ठीक है ना। एंड यहां से हमने फिर क्या देखा था, लाइक k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू O2 O अपॉन O3, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में से था, तो यहां से हमने सब्स्टिट्यूट करा के यहां पुट कर दिया, फाइन। यहां से ये सब्स्टिट्यूट करा के यहां पुट कर दिया, तो रेट मेरे पास क्या आ गया था, अल्टीमेटली k3 k1 अपॉन k2 O3 का स्क्वायर O2 की पावर 1, कोई दिक्कत। तो ये मेरे पास फाइनल रेट एक्सप्रेशन बन गया था फॉर द सेकंड केस। ये केस पहले से अलग क्या था, इसमें आरडीएस स्टेप है एंड आरडीएस के अंदर इंटरमीडिएट है। ये दो स्टेप थे, दो स्टेप में स्लोएस्ट स्टेप आरडीएस होता है, आरडीएस के अंदर इंटरमीडिएट था, तो इंटरमीडिएट को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करा के इसमें पुट कर देते हैं, हाउ टू गेट द रेट एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत, क्लियर। एंड फिर हमने किया था थर्ड केस, ठीक है ना। थर्ड केस बेसिकली क्या होता है, जब आपको आरडीएस स्टेप ही नहीं दिया होगा, आरडीएस स्टेप भी नहीं दिया हो, तो आगे तो छोड़ो कि इंटरमीडिएट है कि नहीं है, ये तो बात की बातें रह गई। आपको यही नहीं दिया हुआ, पर आपको मैकेनिज्म दिया हुआ, मैकेनिज्म देखो हर एक के अंदर दिया होता है, यहाँ भी मैकेनिज्म तो दिया ही हुआ है कि ये दो स्टेप हैं, यहाँ मैकेनिज्म तो दिया ही होगा, पर आरडीएस स्टेप नहीं दिया होगा। एंड इस टॉपिक का नाम था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
फाइन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अंदर बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा था, हमने क्या चीज पढ़ी कि इंटरमीडिएट जो होता है ये इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन है एंड ये प्रोग्रेस। तो हमने देखा कि इंटरमीडिएट शुरू में बढ़ता है जब रिएक्टेंट खत्म होता है, तो इंटरमीडिएट बढ़ता है एंड फिर इंटरमीडिएट रहता है कांस्टेंट एंड देन इंटरमीडिएट घटता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। फाइन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस टाइम पे डीओ बाई dt बेसिकली क्या आ रहा होगा, सी। इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट देखो शुरू में रिएक्टेंट जाता है, क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। फाइन। एंड देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो एक बीच की एक ऐसी स्टेट होती है जब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में बन रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। इंटरमीडिएट जितना है उतना ही रहता है, तो उस टाइम पे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट 0 आता है। तो हम इसकी बेसिकली तीनों अलग अलग स्टेप रिएक्शन से बेसिकली हमने क्या बनाया था, डीओ बाई dt की इक्वेशन बना ली, उसको 0 के इक्वल रख दिया और वहां से हमने क्या निकाल लिया था, रेट। फाइन। कोई दिक्कत किसी को इस पर्टिकुलर का रेट निकालना, देखो ये काफी लंबा टाइम ले जाएगा, ये तो कम से कम 15-20 मिनट का टॉपिक है। तो अगर किसी को ये बेसिकली देखना है कि कैसे डीओ बाई dt को इक्वल करके हमने निकाला था, वो आप डेफिनेटली लेक्चर नंबर 15 या 16 है उसमें जाके देख सकते हो। बेसिकली आपको ये बात समझने की जरूरत है कि स्टेडी स्टेट बेसिकली क्या है, कि बीच में एक ऐसा स्टेट है जब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो एक स्टेट होती है जब इंटरमीडिएट रिमेन्स कांस्टेंट। फाइन। एंड यानी कि चेंज इन रेट ऑफ इंटरमीडिएट बेसिकली 0। उस बेसिकली 0 से लेके हमने इसकी इक्वेशन बना के हमने रेट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। फाइन। बेसिकली पैरेलल क्या है, ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है एंड ए सी के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है, जबकि सीक्वेंशियल क्या होता है, ए बी के अंदर एंड बी सी के अंदर। इस तरीके के काइनेटिक्स पढ़ने, जिसमें हमने बेसिकली पैरेलल लेवल काइनेटिक्स को पहले 2 के लिए एंड देन मैनी के लिए भी सॉल्व किया था। फाइन। इसमें बेसिकली निकालना क्या होता है कि अगर दिस इज K1 दिस इज K2, तो हमें निकालना था K इफेक्टिव, जो कि आपको याद होगा सॉल्व करके क्या आ गया था, K1 एंड K2। हर चीज को हमने बेसिकली अपने पुराने लेक्चर्स में डिराइव कर रखा है। फाइन। देन हमने निकाला था ऑर्डर इफेक्टिव। तो ऑर्डर इफेक्टिव बेसिकली 1 ही रहता है, क्योंकि हमने बेसिकली इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही सॉल्व किया था। ठीक है ना। एंड देन हमने बेसिकली निकाला था एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव। तो ये बेसिकली क्या था, K1 into EA1 प्लस K2 into EA2 अपॉन K1 प्लस K2। एंड K इफेक्टिव के बाद हमने बेसिकली T हाफ इफेक्टिव भी निकाला था। फाइन। जिसका बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला और T हाफ का बेसिकली हमारे पास आया था कुछ इस तरीके से, लाइक 1 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। ये बेसिकली इस तरीके के फॉर्मूले थे। ये जरूरी नहीं है कि 2 के लिए 3 के लिए आएगा तो K1 K2 K3 आ जाएगा, इफेक्टिव ऑर्डर 1 ही रहेगा। यहाँ पे और इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ प्लस K3 आ जाएगा, यहाँ K3 3 आ जाएगा और यहाँ पे T हाफ ऑफ थर्ड आ जाएगा रिएक्शन। क्लियर। एंड इसमें जो बेसिकली सबसे जबरदस्त चीज हमने वो पढ़ी थी वो ये थी कि B और C बेसिकली क्या होते हैं, K1 अपॉन K2। फाइन। ये रेशियोज के क्वेश्चन पढ़े थे हमने। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ B बेसिकली K1 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू 100 आएगा। फाइन। एंड परसेंटेज ऑफ C बेसिकली हमारे पास K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू 100 आएगा। ये हम किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज B C D 3 चीजें होती तो परसेंटेज ऑफ B बेसिकली K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है। यहाँ से हमने ये देखा था कि जो ऑर्गेनिक में बहुत सारे आते हैं ना अलग अलग रिएक्ट, मतलब इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये मेजर है ये माइनर है, तो एक्चुअली में यहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर एक रिएक्शन का क्या पता होना चाहिए, K पता होना चाहिए। कोई भी दिक्कत। क्लियर। एंड देन हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की इस चैप्टर के, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। देखो जैसे पैरेलल के लिए सॉल्व किया वैसे सारी चीज सीक्वेंशियल के लिए सॉल्व करी जा सकती है।
हमने पैरेलल में ये भी सॉल्व किया था, ए वर्सेस टाइम कैसे चेंज हो रहा है, बी वर्सेस टाइम कैसे चेंज हो रहा है, इनके फॉर्मूले बनाए थे। अगर आपको याद हो, ए टी कंसंट्रेशन ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू टी, फाइन, याद है एक ऐसा फॉर्मूला भी बनाया था हमने, लाइक क्या फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर k1 प्लस k2 इनटू टी। ये इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, फाइन। सो नेक्स्ट पार्ट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस इंटीग्रेशन इज रेडियो एक्टिविटी, एंड सारे के सारे डिसइंटीग्रेशन बेसिकली फॉलो करते हैं किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। यहाँ हमने k को सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्बडा से, वेयर लैम्बडा इज डिके कांस्टेंट, फाइन। रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड अगर हम यहाँ पे बेसिकली देखें तो हमारा फॉर्मूला वैसा ही बन के आ गया था जैसे पहले बन के आता था, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन अपॉन एन नॉट अपॉन, फाइन। वैसे ही हमारे पास टी हाफ बेसिकली 0.693 अपॉन लैम्बडा आ गया था, पर यहाँ पे हमारे पास एक और चीज थी, दैट इज टी एवरेज, विच इज बेसिकली 1 अपॉन लैम्बडा, यानी कि 1.44 इनटू टी हाफ। कोई भी दिक्कत, क्लियर। बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के एडवांटेजेस की। कार्बन डेटिंग यानी कि एज ऑफ द बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए काम आता है, जो कि हमने बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी किया था, पेड़ वाला आपको याद हो, एक वुडन पीस का हमने एज निकाला। सो दिस इज बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, एंड इनमें बेसिकली ना एक फर्स्ट ऑर्डर में बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है याद रखने वाला, वो क्या कि 100% से 50 अगर 10 मिनट में आ गया तो 50 से 75 मतलब बेसिकली 25 रह जाएगा, यानी कि 75 रिएक्ट हो जाएगा, वो अगले 10 मिनट में हो जाएगा। 25 से 12:30 रह जाएगा अगले 10 मिनट में, 12:30 से 6:15 मिनट में, उसके बाद 3.125 रह जाएगा अगले 10 मिनट में, उसके बाद 1.6 के आसपास रह जाएगा 10 मिनट में, उसके बाद 0.8 रह जाएगा 10 मिनट में, 0.4 रह जाएगा। तो इस तरीके से वो टी हाफ का जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी में फेमस है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फेमस है, कोई दिक्कत। सो वी आर डन विद द चैप्टर इन 60 मिनट्स। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि इसे फुल्ली एक्सप्लेन करने की दिक्कत है तो डेफिनेटली गो टू द लेक्चर्स, और वहां पे जाके पूरे का पूरा लेक्चर पढ़िए, फाइन। इफ एनीबॉडी इज फेसिंग एनी दिक्कत तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अपॉन माय नंबर। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।